हेलो, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्लास 6 टॉपिक दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 3 जो है माइंडफुल ईटिंग। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो माइंडफुल ईटिंग मतलब क्या होता है। तो वी हैव टू इनटेक फूड वेरी वाइजली, यानी हमें फूड जो इनटेक कर रहे हैं बहुत वाइजली हमें इनटेक करना चाहिए। हमको जंक फूड या दूसरे फूड्स को, ऑयली फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। हमें उसके बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, लाइक इफ़ वी इनटेक कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट, फैट, विटामिन्स, तो हमको उसके बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लोग इस न्यूट्रिशन से बेनिफिटेड हो सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज व्हाट डू वी ईट। हम क्या फूड इनटेक करते हैं, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जैसे फूड प्रेफरेंस स्टेम फ्रॉम लोकल अवेलेबिलिटी, कल्चरल ट्रेडिशन या रीजनल वेरिएशन, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन में जो फूड ग्रो हो रहा है हम वही फूड को इनटेक करते हैं। जैसे कि साउथ में ज़्यादातर राइस पल्सेस ग्रो होते हैं तो वो लोग उस फूड को ज़्यादा इनटेक करेंगे। हम उसके बारे में भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कैसे एक रीजनल फूड में, जो रीजनल है वहाँ जो फूड ग्रो हो रहा है उसी को वो लोग इनटेक करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, सॉइल टाइप, जो फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर रीजन, द लोकल पीपल इनटेक दोज फूड। ओके, सो फ्रॉम दैट सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स लाइक पंजाब में लोकली ग्रोन क्रॉप्स के बारे में बताया गया, मेज, व्हीट, चिकपी, तो उसी का वो लोग एज अ ट्रेडिशनल फूड आइटम बनाते हैं, दैट इज मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। एंड बेवरेजेस में लस्सी, छाछ। इवन कर्नाटका, एज आई टोल्ड, कि राइस, रागी, उड़द के ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लोकली ग्रोन क्रॉप्स, तो वो लोग उसी एरिया में इडली, डोसा, सांबार जैसे फूड को इनटेक करते हैं। बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी इज़ देयर बेवरेजेस। अगेन मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन जैसे लोकली ग्रोन क्रॉप्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग राइस, एरम्बा, चटनी जो होती है, उट्टी, येलो पीस की जो ट्रेडिशनली बनाया गया एक आइटम है उसको इनटेक करते हैं। नाउ रिलेशनशिप क्या है इन बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड एंड लोकली ग्रोन फूड। एज आई अर्लियर डिस्कस्ड कि लोकल ग्रोन फूड रीजन, जो ट्रेडिशनल कुजीन होता है, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी। उस एरिया में जो क्रॉप्स अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से फूड को इनटेक करे या कैसे फूड आइटम को बनाए। सो कल्चरल पर्सनालिटी, लोकल टेस्ट प्रेफरेंस, कस्टमाइज, हम उस पर्टिकुलर क्रॉप्स को लेके कस्टमाइज कर सकते हैं और उस तरीके से डिफरेंट फूड आइटम्स बना सकते हैं। Now coming to the topic 3.1.2, how have cooking practices changed over time? Cooking practices हमारा over time कैसे change हुआ है। जैसे हमको पता है हमारे दादी, उनकी मम्मी, वो लोग सिलबट्टा यूज़ करते थे पीसने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडर्स होते थे जो वो लोग यूज़ करते थे, तो दैट वाज ऑल ट्रेडिशनल कुकरी आइटम्स दैट दे वर यूजिंग। और अभी के टाइम पे हमें पता है मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर आ गया, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स आ गए टू इन द कुकिंग प्रैक्टिसेस, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ट्रेडिशनल कुकरी यूज स्टोन ग्राइंडर, जिसको सिलबट्टा बोलते हैं, फॉर ग्रेन, स्पाइसेस एंड क्ले बर्नर्स, जैसे चूल्हा यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, प्रॉपर स्टोव, इन सब का अवेलेबिलिटी नहीं होता था। तो गैस बर्नर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ये सारा एक मॉडर्न इलेक्ट्रिकल आइटम्स है जो यूज़ किया जाता है। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस also called as culinary practices have changed over time। बहुत टाइम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है वो ज़्यादातर आए हैं और उसकी वजह से जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं वो भी चेंज होते गए हैं। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब क्या होता है, उनमें क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हैव यू एवर मिस्ड अ मील, हाउ डू यू फील। हमने कभी मील मिस किया है तो हमें पता है कि हमको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, तो हमारा एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो वो भी एक
प्रॉब्लम है, हमें नॉर्मली मील को स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि इट प्रोवाइड अस एनर्जी ओवर टाइम, हमको टाइम के साथ साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो वी फील टायर्ड, लेस एनर्जेटिक। ऐसे ही हमने देखा है कि मैराथन रनर्स या एथलीट्स, वो लोग क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का अपने साथ बॉटल रखते हैं ताकि उनको टाइम टू टाइम एनर्जी मिलता रहे। सो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स नाउ? तो इस पे डिपेंड एक और टॉपिक है कि डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफेशन, मतलब कि वो क्या प्रोफेशन कर रहे हैं उसके बेस पे उनको फूड जो है वो इनटेक करना चाहिए। यानी अगर किसी का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, इंटेंसिव एक्सरसाइज का वर्कआउट है तो उनको उतना ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब इनटेक करना चाहिए। इफ़ एनी वर्कर जो बहुत ज़्यादा दिन भर काम कर रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इनटेक करना चाहिए। वैसे ही अगर कोई पर्सन है जिसका इतना ज़्यादा इंटेंसिव वर्क नहीं है, वो ऑफिस वर्क कर रहा है, बैठ के वर्क कर रहा है, तो दे हैव टू कंट्रोल देयर कार्बोहाइड्रेट इनटेक और उनको प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट में फैट वो ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं। तो वैसे ही हम आते हैं टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट में मेन होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So carbohydrate are one of the primary source of energy in our diet। तो ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में वही कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी, जो एक इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज इनटेक करना चाहिए। सीरियल्स लाइक वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारी जो है दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब आते हैं हम लोग फैट्स पे। तो वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज? हमको पता है विंटर्स के टाइम पे मम्मी या दादियाँ हमको ज़बरदस्ती लड्डू खिलाते हैं। तो क्यों खिलाते हैं? बिकॉज इट मेनली कंटेन ऑयल एंड घी, मतलब उसमें ज़्यादा ऑयल घी होता है जो हमको विंटर के टाइम पे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी फैट्स। तो यस, हेल्दी फैट्स जो है हमको इनटेक करना चाहिए। जैसे घी, जैसे मैंने बोला लड्डू में घी होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ ऑयल आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच आर कॉल्ड फैट। तो फैट में क्या क्या सोर्सेस होता है? तो इट कैन कम फ्रॉम नट्स, ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड, सीड्स, पम्पकिन, ज़्यादातर सीड से हमें फैट मिलता है। तो दीज आर गुड फैट। इट डोंट अफेक्ट एडवर्सली टू आवर बॉडी, हमको हार्म इतना ज़्यादा नहीं करता है, हमको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी देता है, उसके साथ साथ फैट भी हमें देता है। तो नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट फैट्स। गोइंग टूवर्ड्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिला के क्या कंपोनेंट्स बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड मेनली एनर्जी टू आवर बॉडी। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। सो पोलार बियर एक्यूमुलेट अ लॉट अमाउंट ऑफ फैट। हमें पता है पोलार बियर कहाँ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जगह पे, स्नो वाली जगह पे। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट को इंटेक करके वो स्टोर करते हैं अपने बॉडी में फ़ैट को, जिसके वजह से लेटर ऑन उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। वो एक बैरियर जैसा बन जाता है ताकि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द विंटर्स। So this fat serves as an energy source. It is supporting them during the months like long winter sleep also. जो वो करता है हाइबरनेशन। हमें पता है हाइबरनेशन मतलब जो विंटर्स में कुछ एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं विदाउट इनटेकिंग एनी फूड, विदाउट डूइंग एनी वर्क। इवन उनका रेस्पिरेटरी जो है वो बहुत लो हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे हाइबरनेशन। सो आफ्टर दैट एनेबलिंग देम टू सर्व विदाउट ईटिंग, उनको खाए बिना उनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। नाउ कमिंग टू द फैट्स, हमको पता है बटर, ऑलिव ऑयल, क्रीम, इन सब से हमें फैट मिलता है। मीट, सी फूड, पोल्ट्री, एग्स से हमें प्रोटीन। इवन प्रोटीन का सिर्फ हमारे नॉनवेज सोर्सेस नहीं है, वेज सोर्सेस भी है। कार्ब्स मतलब ग्रीन, स्वीट, पास्ता, ब्रेड, इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट टू प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमने सुना हुआ है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर वो प्रोटीन के बड़े बड़े बॉक्सेस लेके आते हैं जिससे वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो प्रोटीन मेनली क्या करता है
क्यों उनको प्रोटीन लेने की ज़रूरत है? तो प्रोटीन इज हेल्पफुल फॉर मसल बिल्डिंग, तो वो मसल बिल्ड करता है। ऑल्सो हमारे बॉडी में जो सेल्स है, टिश्यू है जो डैमेज्ड फॉर्म में है, उनको प्रॉपर में रिपेयर करते हैं। So sportsmen need protein in large quantity to build their muscles. As I told, so people get protein from plants as well as animals. So proteins are also an important part of our food. Also milk product, pulses are good sources of protein. So sportsmen जैसे मैंने बोला, they need more, या बॉडी बिल्डर्स they need more amount of protein in their diet. तो हमने अभी इसमें देखा है कि कुछ sources of protein है। Okay. सो प्रोटीन सोर्सेस, और हम टॉपिक पे आए तो मशरूम इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स के सोर्सेस हो गए पल्सेस, बीन, पीज, नट्स, ये बहुत एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वेर एज एनिमल सोर्स जैसे मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, ये सारे एक एनिमल सोर्स है। ओके, सो प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी के रिपेयर और ग्रोथ में जैसे मैंने बोला हेल्प करता है। हैव यू एवर सीन मशरूम? हमने देखा जंगल में जाते हैं या हाइकिंग में जाते हैं तो मशरूम्स हमको देखने मिलते हैं। तो मेनली दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस के नेम से हमें पता चलता है कि कुछ डेफिशिएंसी के वजह से, कुछ चीज़ों की कमी की वजह से हमें डिसीज़ हुआ है। तो ड्यूरिंग वॉयज इन 1746 एक छोटा सा स्टोरी है। स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिन ऑब्जर्व कि जो सेलर्स जा रहे हैं हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंज रिकवर्ड फ्रॉम द सिम्टम्स। तो वो क्या सिम्टम्स थे? एक्चुअली जो सेलर्स जाते थे उनके गम्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई थी, तो उसने चालू करवाया कि वो ज़्यादा उनको कंज्यूम करवाए लेमन और ऑरेंज, जिसकी वजह से उनका जो सिम्टम्स था गम ब्लीडिंग और ये सब का, तो वो ठीक होने लगा। ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस कॉल्ड स्कर्वी। तो ये स्कर्वी जो डिसीज़ है वो विटामिन सी डेफिशिएंसी से होता है, यानी जो सिर्फ हमें फ्रेश फ्रूट्स और लेमन्स के थ्रू, सोर फ्रूट्स के थ्रू मिलता है। तो स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C and this enable them to cure that diseases. So in 1960s, Indian scientists found that among the human population in Himalaya region and the northern plain of India, symptoms of swelling of the neck area was very prominent. neck area में बहुत ज़्यादा swelling देखने मिला people में। बाद में उन्होंने ज़्यादा study किया तो पता चला उस एरिया में, उस सॉइल में ऐसा कंपोनेंट था जिसके वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी हो रहा था पीपल में। तो उन्होंने ज़्यादा सॉल्ट में आयोडीन मिलाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये जो गोइटर मतलब स्वेलिंग ऑफ नेक यानी एक गोइटर वाला सिचुएशन होता है, जो ऑल्सो अनदर एक डेफिशिएंसी डिसीज में आता है। So as per the norms of government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine, जिसके वजह से वो लोगों में जो आयोडीन डेफिशिएंसी थी वो कम होने लगी, गोइटर का सिम्टम्स कम होने लगा। ओके, सो coming to the facts of the deficiency disease, these symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil, as I told you. Local food and water supplements. Swelling at the front of the neck is a symptom called as goiter. So fact, salt farming is a traditional practice of tribal community, जो अग्रियाज में एक ट्राइबल कम्युनिटी में कॉमन प्रैक्टिस है जो वो लोग करते हैं, सॉल्ट फार्मिंग। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक रोज जैसा बनाया जाता है सॉइल का, जिसमें से सी वाटर जो है उसके अंदर आता है और शैलो वाटर स्टिल हो जाता है वो एरिया में, जिसके बाद वो जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा और लेयर ऑफ सॉल्ट जो है वो रह जाता है, और फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है और उसको कंपनीज में भेजा जाता है फॉर पैकेजिंग एंड ऑल। So a little run of Kutch and other parts of Gujarat, for 8 months they live in the extreme heat in the desert and work very hard to extract the salt. Okay, so coming to the next topic, that is what are the vitamins and which are the deficiency diseases. तो vitamins जैसे विटामिन A होता है,
वो आइज एंड स्किन के मेनली इफेक्ट करता है, जैसे लॉस ऑफ विजन एंड पुअर विजन, लॉस ऑफ डार्कनेस इन द नाइट, ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। वैसे ही विटामिन B1 में होता है बेरी यानी स्वेलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन होता है एंड द फीट्स एंड हैंड्स। ऑल्सो विटामिन C जो हमने अर्लियर भी डिस्कस किया, जिससे स्कर्वी होता है, जो होता है ब्लीडिंग गम्स, वूंड स्लोली हील करते हैं। सो हेल्प्स इन बॉडी टू फाइट डिसीजेस ऑल्सो। नाउ विटामिन D डेफिशिएंसी हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड टीथ हेल्थ, जिसमें रिकेट्स एक टाइप ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज है जो होता है, यानी बेंडिंग ऑफ बोन्स, ये एक डेफिशिएंसी डिसीज है। वैसे कैल्शियम से बोन और टीथ डीके हो सकता है, तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम इंटेक करना चाहिए। वैसे ही आयोडीन डेफिशिएंसी से हमें गोइटर होता है, जो मैंने अर्लियर डिस्कस किया, स्वेलिंग इन द नेक एरिया, जिससे फ्रंटल नेक एरिया जो नॉर्मली फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज से हमको प्रॉपर परफॉर्म करना चाहिए टू हील दैट थिंग। आयरन डेफिशिएंसी यानी आयरन हमने प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया तो हमें हो सकता है एनीमिया, जिसमें होता है वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, सो न्यूट्रिएंट फूड। अब न्यूट्रिएंट फूड मतलब क्या होता है, तो फूड कंपोनेंट्स जो हम लोग न्यूट्रिएंट रिच फूड कंपोनेंट जो इंटेक कर रहे हैं, that we have to intake on the daily basis. It is very good for our health. I'm not talking about junk food जो है पिज्ज़ा बर्गर, उसमें बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहता है, मैदा रहता है जो हमें कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देते ही नहीं है। तो डेली बेसिस पे हमें ये न्यूट्रिएंट रिच फूड जो है इंटेक करना चाहिए। तो फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, मेनली हमें ग्रोथ में सपोर्ट करता है, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल डिसीजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उनसे हमको प्रोटेक्टेड रहना तो भाई बहुत ज़रूरी है। एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। सो विटामिन मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, यानी वो एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में उसको बोला जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैनी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस। Okay, so milk, green vegetable, fruit, whole grain, regularly these food items are some source of vitamins and minerals. हमने पिछले साइड में भी देखा कि क्या है source of vitamins and all. So this is also sources of vitamins. Some nutrient lose its effectiveness, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग विटामिन C का, जो हमें मिलता है लेमन से। अगर हम लोग लेमन को बहुत गर्म चीज़ में डालें या उसको कुक कर दे, यानी लेमन को कोई इंग्रेडिएंट पे डाल के कुक कर दे, तो जो लेमन का एफिशिएंसी है, उसका जो न्यूट्रिएंट है जो उसको सर्व करना चाहिए, वो कम हो जाता है। सो वॉशिंग, कटिंग पील्ड वेजिटेबल्स, यानी हमने कट कर दिया वेजिटेबल्स को, पील कर दिया और फिर हमने उसको वॉश किया, तो ऑफकोर्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमने सुना है, हमेशा हमारे मम्मी या दादी भी बोलती है, हमें राइस भी है ना बहुत बार नहीं वॉश करना चाहिए बिफोर कुकिंग, क्योंकि उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो अमाउंट कम हो जाता है। सो रफेजेस, अब आते हैं रफेजेस पे। इट इज़ अवर फूड, इट प्रोवाइड्स मेनली सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स। अब रफेज जो है वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी जैसे कि अगर हमने कोई न्यूट्रिएंट इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, उनको इंटेक किया, तो जो रफेज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को ईजीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब आते हैं ऑन द टॉपिक वाटर, द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो वाटर कैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बिकॉज वाटर हमने सुना है मिनरल वाटर बॉटल, राइट। मिनरल वाटर बॉटल मतलब क्या होता है कि वो मिनरल्स से इंक्लूडेड एक वाटर है। तो हम नॉर्मली डिस्टिल्ड वाटर, यानी जो लैब में वाटर यूज किया जाता है वो इंटेक नहीं करते, वी इंटेक मिनरल प्लस वाटर। तो इसी वजह से वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अस। So water is an essential part of our diet. It helps the body absorb nutrient from the food. हमारे food से nutrient absorption में help करता है। Removes waste from the body through sweat और urine. जो हमको पता है urine में जो normally toxic material है वो सब unwanted material वो निकल जाता है
तब निकलता है जब हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर को इनटेक कर रहे हैं. So known a scientist Kuluthur Gopalan is initially nutrient research in India. He analyzed more than 500 Indian food for their nutritional value and recommended an appropriate diet according to that nutrient, and he led survey on the nutritional status of Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food component. Also this led to the implementation of मिड डे मील जो प्रोग्राम था 2002 में वो स्टार्ट किया गया, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच फूड जो था वो स्टूडेंट्स को देना होता था फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड विच इज़ ऑल्सो नाउ कॉल्ड एज PM पोषण initiative to provide balanced food in the government run and government aided schools of our country. So this scheme has played a role in improving the health and nutrition of many millions of children. So how टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स. चलिए अभी हमने बहुत वायरल रील देखी है कि हमारे जो पनीर में उसमें प्रॉपर पनीर ही है, प्रोटीन ही है कि उसमें स्टार्च से बना हुआ वो पनीर है. तो उसी के बारे में ये टॉपिक है कि हमको कोई फूड कंपोनेंट में अगर हमें टेस्ट करना हो कि इसमें प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, तो हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं. सो सम न्यूट्रिएंट जैसे स्टार्च एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन विच डिटेक्ट्स यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट. सो टेस्ट फॉर स्टार्च हम स्टार्ट करते हैं. पहले टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम जैसे कि स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, सम ऑफ अनदर राइस, बॉइल्ड राइस, ये सब लेना है. प्लेस सम स्मॉल ऑफ ईच आइटम इन अ सेपरेट डिश. नाउ विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन जो है वो फूड आइटम में डालना है. फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया पोटैटो, हमने उसको डाल दिया फूड आइटम पे और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. तो अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमें देखने मिल रहा है कि जैसे हमने पोटैटो पे आयोडीन डाला तो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका मतलब है सिंपल ये फूड में स्टार्च प्रेजेंट है. ओके, सो वैसे ये भी आपने देखा होगा राइस में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. अगर हम सेकंड पे जाए तो टेस्ट फॉर फैट्स. तो फैट स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी. प्लेस ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर, और उसको पीस ऑफ पेपर पे रख के थोड़ा सा उसको ग्राइंड जैसा करना है, हाथों से पीसना है थोड़ा सा, जिससे वो थोड़ा क्रश हो, पेपर नहीं फटना चाहिए, थोड़ा सा क्रश करना है. और फिर वो फूड आइटम को निकाल के वो पेपर को ऑब्जर्व करना है. उसमें कोई ऑयली पैचेस हमें दिखे तो इसका मतलब है वो फूड में फैट कंपोनेंट प्रेजेंट है. जैसे आपने देखा होगा ये है वाटर ड्रॉप्स और ये है ऑयल ड्रॉप्स, तो हमें इसमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए. अगेन टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो ये प्रोटीन टेस्ट के लिए टेक फूड आइटम प्रीवियसली एक्टिविटी, मेक अ पेस्ट इन द पाउडर फॉर्म में करना है, पेस्टल में या मोटर में. पुट हाफ टीस्पून ऑफ ईच आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब्स में रख के 2-3 टीस्पून्स ऑफ वाटर सबसे पहले हमें ऐड करना है. फिर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, एक सॉल्यूशन होता है, उसको डालना है टू ईच टेस्ट ट्यूब. नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा हमें ऐड करना है. शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स. तो हमें उससे क्या देखने मिलता है कि जो सॉल्यूशन पॉजिटिव अगर दिखा रहा है तो वो वायलेट कलर में चेंज हुआ, और अगर वो नेगेटिव दिखा रहा है तो वो ब्लू कलर में ही रहेगा, जिसका मतलब अगर वायलेट कलर में चेंज हुआ दैट सब्सटेंस कंटेन प्रोटीन्स. ओके, नाउ व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट मतलब एडवोकेट अमाउंट में, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में हमें जो नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में हमें इनटेक करना चाहिए इन आवर एवरीडे डाइट. ओके, सो जैसे कि अगर डाइट में अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि अगर किसी का एक्सटेंसिव एक्सरसाइज अगर वो कर रहे हैं तो उनको ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना चाहिए, प्रोटीन इंटेक करना चाहिए. सो डाइट दैट हैज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज़ नोन एज द बैलेंस्ड डाइट. तो ये आपका आ गया एक डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट. ऑल्सो नाउ लेट अस कंपेयर. यहाँ पे 2 फूड आइटम रखे गए हैं, जैसे कि एक में पोटैटो वेफर्स है, एक में रोस्टेड चना है. तो हम इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे. सो न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर हमने कंपेयर किया तो हम क्या देख रहे हैं
कि इसमें अगर हमने पोटैटो चिप्स में देखा तो एनर्जी हमको कितना मिल रहा है, 536 कैलोरीज जितना एनर्जी, 355 जितना एनर्जी हमें इसमें मिल रहा है। फैट्स हमें मिल रहा है 35 ग्राम, इसमें हमें मिल रहा है 6.26 ग्राम ऑफ फैट, मतलब कंपेयर टू दिस वी हैव लेस फैट इन दिस चना। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 53 ग्राम्स और इसमें 58 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमें देखेंगे 7 ग्राम्स जितना ही मिल रहा है, इसमें देखेंगे 18.64, मतलब इसमें फैट भी ज़्यादा है और प्रोटीन भी कम है, इसमें प्रोटीन फैट्स कम है, प्रोटीन ज़्यादा है इनटेक में। सो डाइटरी फाइबर्स अगर हम देखें 4.8 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर और इसमें ज़्यादा है 16.8। तो आपको इस कंपैरिजन से क्या पता चला कि रोस्टेड चना में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है एंड फैट जो है कंपेयर टू पोटैटो वेफर्स वो कम अमाउंट में हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये जो वेफर्स हम चूज़ करें उसके बजाय हमें नॉर्मली चना को प्रेफर करना चाहिए। ओके, सो FSSAI इज अ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। जो पैक्ड फूड आइटम्स है मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर, यानी जो न्यूट्रियल कंटेंट है वो फूड आइटम में वो कवर पे जस्ट लिखा होना चाहिए। सो समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जिसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन बाहर से ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन गवर्नमेंट एजेंसी है एक, एंड दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। वो हमारा फूड क्वालिटी रेगुलेट करता है, नॉट इन फ्रंट ऑफ पैकेट। फ्रंट ऑफ पैकेट वो लिखते हैं गुड क्वालिटी, इट कंटेन्स मोर न्यूट्रिशन, बट आपको हमेशा पैकेट के पीछे देखना चाहिए कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या लिखा है। कि अगर उसमें लिखा है कि गुड क्वालिटी, गुड प्रोटीन एंड ऑल इन फ्रंट ऑफ द पैकेट, बट इफ विल सी बैक ऑफ द पैकेट उसमें लिखा होगा कि प्रोटीन तो सिर्फ इतना अमाउंट में मिल रहा है हमें और फैट्स ज़्यादा अमाउंट में, मतलब it is not healthy to intake for us, right? So coming to the millets मतलब क्या होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, these are the native crops grown जिनको हम बोलते हैं millets। तो इनको millets क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है and it can be cultivated in different climatic condition। तो it is highly nutritious grain and also called millets। Millets are small sized grain and have been integral part of Indian diet। जो इंडियन डाइट में इंटीग्रल पार्ट है, बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं वो इंटेक करते हैं ऑन डेली डे डाइट। सो दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर एज वेल। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज न्यूट्री सीरियल्स ऑल्सो। उसको न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है। नाउ फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट, यानी फूड माइल्स क्या है, फार्म से प्लेट तक। तो हम सबसे पहले देखेंगे फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया वीट का। तो चलिए वीट ग्रो किया, फिर उसका किया थ्रेशिंग एंड विनोविंग। और थ्रेशिंग और विनोविंग मतलब वीट्स को मेन प्लांट से वीट्स को अलग कर दिया, फिर उसको स्टोरेज किया ग्रेन्स को, और फिर उसको ग्राइंडिंग करवाया ग्राइंडिंग एरियाज में या कोई कंपनी में, उसको लेके गए ग्राइंड करके उसको पैकेजिंग किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया रिटेल शॉप में, और फिर उस शॉप से जो कस्टमर हम परचेज करते हैं, हम परचेज करके लेके आए और घर पे हमने बनाई रोटी। तो वो हो गया फूड ऑन आवर प्लेट। ठीक है, तो ये है फ्रॉम फार्मर टू आवर प्लेट। ओके, so food miles, the entire distance traveled by a bag of wheat or any another food item from the product to consumer is the food mile। ये आ गया हमारा food mile का definition। So reducing food miles is an important because it helps to cut down the cost and pollution during the transport। अगर हमने फूड माइल्स को रिड्यूस कर दिया कुछ अमाउंट में तो हमारा कट कॉस्ट हो जाएगा, कम अमाउंट में हमको उसको लेना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। सो मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड, जो बहुत गलत बात है। फूड वेस्टेज हमें नहीं करना चाहिए। हमको पता है कि फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं फूड को ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और फिर उसको हम इंटेक करते हैं। इट ऑल्सो कॉस्ट मोर फॉर अस, तो हमें कभी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और बने रहिए आप हमारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फ्रॉम क्लास 6, 7 और 8 सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।